हेलो क्लास, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जीपी क्लासेस में। तो जैसे पता है कि कल आपका टेस्ट हुआ था और इसका जो पहला पार्ट था उसका मैंने सोल्यूशन आपको कल करा दिया था। जिसने नहीं देखा है वो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकता है। उसमें हमने 1 से लेके 30 क्वेश्चन तक हमने कवर किया था और आज करने वाले हम 31 से लेके 50 तक। यानी जो आपके आज हम 20 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये लग रहा है बस ये 20 क्वेश्चन है तो आपकी गलत फहमी है। हम इसके साथ बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन देखने चाहते हैं कि जो आपका बी ऑप्शन है ये क्यों नहीं होगा, सी है तो सी क्या, आपका डी ऑप्शन है इसमें जो मेंशन इसका क्या मतलब है। तो आप चाहते हो कि क्लास बने रहो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दो। कौन कौन चाहता है कि आज क्लास बिल्कुल इंटरेस्टिंग हो, मजा आने वाला है बिल्कुल आपको। तो जो जो चाहता है, जिसने लाइक नहीं किया वो पहले लाइक कर दे, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं जिसके टेस्ट में नंबर कम आए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास एक हफ्ता और है, एक हफ्ता मेहनत करो। नेक्स्ट ये हो सकता है कि अगले टेस्ट में आप टॉप में आ सकते हो, ठीक है। तो फिर भाई आपको तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। जैसे मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आपको तो थोड़ा बहुत मेहनत तो करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा एक दो लाइन प्रेम सर आपको यहाँ पे बताएंगे, फिर आगे चलते हैं। तो जैसा कि आपके सामने हम स्टार्टिंग कर रहे हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। ये मायने नहीं रखता कि आप कहाँ से आए हैं, बस ये मायने रखता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। ब्रायन ट्रेसी एक बहुत ही फेमस वर्ल्ड के मोटिवेशनल स्पीकर, उनका ये कोट है जो हमें ये मोटिवेट करता है कि हम किधर जा रहे हैं। व्हाट वी लर्न टुडे, व्हाट वी इन विच डायरेक्शन वी आर गोइंग। तो मेरे ख्याल से आज की इस मोटिवेशनल कोट के बाद आपको ये जरूर लगेगा कि भले हमने अब तक जो गलतियां की हैं, भले अभी तक हमारे अच्छे नंबर ना आए हो या हो सकता है कहीं मिस्टेक्स रही हो, हम उस चीज से बचेंगे, सीखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये मेंशन, मुझे नहीं पता आप कौन से एनएसटीआई से आए हो, मुझे ये नहीं पता। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट क्या है भाई जल्दी बताओ। तो हमारा टारगेट है भाई 100 में 100 लाना। 100 नहीं आए तो 90 तो आने ही आने हैं। तो हमें ये मायने रखता आप कहाँ से आए हो, ये मायने रखता है आप कहाँ तक जाना है, आप कहाँ तक जा रहे हैं। आपको हाई लेवल पे जाना है ना। आज हम उड़ान भरने वाले हैं। क्या आज हम उड़ान भरने वाला है? तो कौन कौन चाहता है उड़ान भरना? जो जो चाहते हैं भाई कमेंट बॉक्स में फटाफट जवाब दे दो। मुझे नहीं पता ना कौन कौन उड़ान भरना चाहता है। तो जो उड़ान भरना चाहता है कमेंट बॉक्स में लिख दो। कोई दिक्कत नहीं है, हम सारे इंडियन है। क्या है, हम कोई हरियाणा राजस्थान यूपी वाले नहीं है, हम ही इंडियन है। हमारा एक टारगेट है, क्या हमारा टारगेट भाई अचीवमेंट। हमें चाहिए टारगेट में 100 में 100। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका प्रेम सर। आपके सामने है। तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नीड ऑफ मैक्लेलैंड्स थ्योरी। मैक्लेलैंड ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था मैक्लेलैंड थ्योरी ऑफ नीड्स। मैक्लेलैंड की थ्योरी ऑफ नीड्स के अंदर 3 प्रकार की जरूरतों पर जोर दिया गया था। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मैक्लेलैंड थ्योरी ऑफ नीड की जरूरत नहीं है। पहला आपका है नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर पावर और नीड फॉर एस्टीम। तो जल्दी से बताइए आपका क्या आंसर होगा। देखो आपको कल के लेक्चर में बताया गया था, कल की नहीं परसों के लेक्चर में जब मैंने आपको मोटिवेशन थ्योरी पढ़ाई थी तो उसमें हमारे 3 मोटिवेशन थ्योरी थे। कौन कौन सी थी? एक तो मैस्लो का था, दूसरा आपके मैकलैंड का था, तीसरा था आपके एटकिंसन के। तो मैस्लो में आपके कितने लेवल थे? अब तो आपके वहां पे 5 थे। मैकलैंड में कितने थे? तो आपके 3 लेवल थे। तो आपसे ये पूछ रहा है कि जो मैकलैंड साहब ने जो मोटिवेशन थ्योरी दी थी उसमें से कौन सी नीड है जो इसमें से नहीं है आपको। तो मैंने आपको अच्छे से बताया था जो 3 नीड्स है वो आपके मैकलैंड है। तो आपको पता होना चाहिए 3 नीड्स आपकी कौन कौन सी है। तो आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हो। क्या होगा इसका? क्या इसका ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, डी है, जो आपके मैकलैंड साहब के मोटिवेशन थ्योरी में नहीं था। तो यहाँ पे देखो आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, आपको चीजें और बेस्ट क्लियर होने वाली है। तो ये देखो डायग्राम आपके सामने आ गया। यहाँ पे डायग्राम क्या आपका, ये जो हमारी मैकलैंड साहब की जो नीड्स की जो थ्योरी थी इनमें आपकी 3 बेसिक नीड्स थी। कौन कौन सी थी? आपकी एक पावर हो गया, दूसरा आपका एफिलिएशन हो गया और तीसरा हो गया आपका कौन सा? यहाँ पे आपकी 3 नीड्स थी। कौन सी? एक तो आपका पावर हो गया, दूसरा आपका एफिलिएशन हो गया, तीसरा हो गया आपका अचीवमेंट। तो उनके 3 नीड्स थे। यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा,
अचीवमेंट भाई ये तो बिल्कुल है, सही बात है, ये तो आपका सही है। दूसरा आपका एफिलिएशन हो गया, ये भी आपका सही है। तीसरा आपका पावर हो गया। जो इसकी स्टीम नीड्स है, ये किसकी नीड्स है, कोई बताएगा कि जो आपकी स्टीम नीड्स जो थी ये किसके मोटिवेशन थ्योरी में थी? क्या ये मैकलैंड की थ्योरी में थी, मैस्लो की थी, या फिर एडकिंसन साहब की थी? तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो कि स्टीम नीड्स ये कौन से मोटिवेशन थ्योरी में थी और किसने दिया था। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, आपको शायद यहाँ पे चीजें क्लियर हो गया होगा। तो जो स्टीम नीड्स है ये आपके मैस्लो साहब के जो आपका फोर्थ लेवल था, कौन सा लेवल था? फोर्थ लेवल आपका था स्टीम्स लेवल। शायद आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको ये बताना है कि वो कौन सी चीज है ऑब्जर्वेशन के साथ साथ मेन फैक्टर्स, ऑब्जर्वेशन एंड मेन फैक्टर्स स्टडी फॉर एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसका मतलब है अगर आप एजुकेशनल साइकोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन के अलावा वो कौन सा फैक्टर है जिसका आपको यूज करना चाहिए। तो पहला आपका ऑप्शन है डेवलपमेंट प्रोसेस, दूसरा आपका प्रोसेस है इंट्रोस्पेक्शन प्रोसेस, इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्म अवलोकन, तीसरा आपका प्रोसेस है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन यानी कि ऑब्जर्व करना, और फोर्थ आपका ऑप्शन है एक्सपेरिमेंटल स्टडी, एक्सपेरिमेंटल मतलब एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो आप स्टडी करते हैं। तो जल्दी से बताइए आपका क्या आंसर है। आपको शायद आज आवाज क्लियर नहीं आ रही होगी, आज बारिश हो रहा है, यहाँ पे बहुत तेज, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब मैंने आपको बताया था, क्या मैंने आपको पढ़ाया था, जब साइकोलॉजी यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो इसमें आपके अलग अलग स्टेज, इसको स्टडी करने के आपके अलग अलग तरीके थे। पहला आपका डेवलपमेंट था, उसमें इंट्रोस्पेक्शन था, आपका ऑब्जर्वेशन भी था, आपका एक्सपेरिमेंट स्टडी भी था, और भी इसके अलावा बहुत से थे। पर मैंने आपको ये भी कंसिडर किया था कि दो मेन कौन से फैक्टर हैं जो आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी के जो मेन दो फैक्टर हैं, तो कौन से? एक तो आपका ऑब्जर्वेशन हो गया, दूसरा आपका कौन सा है? आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हो। तो क्या होगा इसका? क्या इसका ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो जिसने इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दिया ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, यानी कि इंट्रोस्पेक्शन या फिर सेल्फ स्टडी। आपको पता होना चाहिए कि इंट्रोस्पेक्शन होता है क्या है। तो हर कोई बंदा, जैसे आप हो चाहे मैं हूं, हर कोई अपने बारे में अच्छे से जानता है आपके अंदर कमी क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। यानी कि आप अपना क्या करते हो, खुद का आत्म परीक्षण करते हो, सेल्फ स्टडी करते हो कि आपके अंदर कमी क्या है, गलती क्या है। तो आप एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर ये बहुत बड़ा मेन फैक्टर होता है। आपको चीजें क्लियर नहीं हो रही है, अगले स्लाइड में आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे प्रेम सर, तो यहाँ पर जैसे कि आपको इमेज में स्पष्ट है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन रिलेशन टू एजुकेशन। एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर आप एजुकेशन की वजह से जो ह्यूमन बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर इन रिलेशन टू एजुकेशन, हाँ, तो एजुकेशन की वजह से ह्यूमन बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं उसे आप बोलते हो एजुकेशनल साइकोलॉजी। और इसके अलावा क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी एम एट इम्प्रूविंग द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस बाय डेवलपिंग। इसका मतलब है एजुकेशनल साइकोलॉजी से आप अपनी टीचिंग स्किल्स को, इसके साथ साथ जो आपकी लर्निंग स्किल है उसको काफी हद तक बेहतर कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी टीचिंग स्किल और साथ के साथ लर्निंग स्किल में जबरदस्त इंप्रूवमेंट आए, तो इसके लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहली चीज होती है आपका इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्म अवलोकन। इसका मतलब है कि आपको पता होता है अपने लेवल पर कि मैं कहाँ पर मिस्टेक कर रहा हूँ। आप अगर अपने आप से पूछे कि आपके किस वजह से आप कुछ कहीं मिस्टेक्स हो रही है, कुछ नहीं कर पा रहे हो या नंबर कमा रहे हैं, जो भी है, तो वो आप अगर अपने आप से पूछो तो आपको जरूर आंसर मिलेगा। और दूसरा है आपका ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि आप ऑब्जर्व करते हो, यानी कि अगर आप कोई केस स्टडी कर रहे हो या फिर अगर आपने दूसरों को देखा कि किस वजह से एक बंदा जो है अच्छा खासा टैलेंटेड होने के बावजूद भी फेल हो रहा है, तो दूसरों से जब आप ऑब्जर्वेशन करते हो तो आपको चीजें पता लगती है कि हाँ ये कारण हो सकते हैं, इस वजह से वो अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा, इस वजह से वो ठीक से नहीं सीख पा रहा। तो ये सारी चीजें आ जाती है इन दो चीजों में। देखो यहाँ पे आपको पहले बात पता होना चाहिए कि एजुकेशन किसे कहते हैं और आपका साइकोलॉजी किसे कहते हैं, और एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होता है। देखो, अगर आपका बिहेवियर चेंज हो रहा, क्या अगर आपका बिहेवियर चेंज हो रहा आपके एजुकेशन से, यानी कि चेंज इन बिहेवियर इन टू आपके एजुकेशन, यानी कि आपके एजुकेशन की वजह से अगर आपका बिहेवियर चेंज हो रहा, तो हम इसे बोलते हैं एजुकेशन। क्या बोलते हैं? एजुकेशन। हाँ, अगर आपका जो बिहेवियर चेंज हो रहा है, अगर आप इसका स्टडी करते हो, अध्ययन करते हो, तो हम इसको बोलते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। यानी कि क्या होता है, ह्यूमन का जो बिहेवियर है, अगर वो एजुकेशनल के रिलेशन में अगर चेंज होता है, किसके संपर्क में, किसके रिलेटेड, अगर एजुकेशन के वजह से आपका बिहेवियर जो चेंज होता है, ये तो हमारा एजुकेशन कहलाएगा।
अगर आप इसी को स्टडी करोगे, अध्ययन करोगे, तो ये आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी कहलाएगा। अगर आपका बिहेवियर आपके इन्वायरमेंट, आपके अदर कंडीशन की वजह से चेंज हो रहा, तो हम उसको जनरल साइकोलॉजी कहते हैं। तो जब आपका बिहेवियर आपके एजुकेशनल की वजह से चेंज हो रहा, आप उसका स्टडी कर रहे हो, अगर ये शब्द नहीं होगा ना स्टडी, तो आपका ये एजुकेशनल में चला जाएगा, ये आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी में नहीं होगा, ये आपका नॉर्मल एजुकेशन में चला जाएगा। पर अगर सामने आपका स्टडी आ जाता है, तो आप समझ जाना एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहा है। तो साथ ही साथ जो हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी है, ये होता है क्या आपका, ये हमारे टीचिंग और लर्निंग को डेवलप करने के लिए हमारा यूज किया जाता है। और मैंने आपको अभी बताया कि साइकोलॉजी, आप एजुकेशनल साइकोलॉजी हो चाहे आप जनरल साइकोलॉजी हो, अगर आप इसको बेस्ट स्टडी करना चाहते हो, तो इसके दो मेथड कौन कौन से हो। तो पहला होता है इंट्रोस्पेक्शन, दूसरा आपका होता है आपका ऑब्जर्वेशन। इसको बोलते हैं आत्मनिरीक्षण और ऑब्जर्वेशन को बोलते हैं आपके अवलोकन। तो शायद आपके यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अगर आप 33 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है, इन विच सेंचुरी साइकोलॉजी वाज कॉल्ड साइंस ऑफ माइंड। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सी सेंचुरी थी जिसके अंदर साइकोलॉजी को साइंस ऑफ माइंड कहा गया। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए आपका क्या आंसर होगा। देखो, आपसे ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जैसे कि ये साइकोलॉजी है ना, तो जब इसका डेवलपमेंट किया गया था, तो इसके स्टार्टिंग में इसके डेफिनेशन अलग थे, सेंचुरियां चेंज होती गई, सेंचुरी चेंज होने के बाद इसके जो डेफिनेशन है चेंज होते गए। पर आज के जो टाइम में इसके जो है इसका डेफिनेशन हम अलग जानते हैं। तो आपसे ये पूछ रहा है कि जो सेंचुरी आपके सामने दिख रहा है, इसमें से ऐसे कौन सी सेंचुरी, कौन सी शताब्दी में हमने साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या बताई थी। तो हमने साइकोलॉजी की डेफिनेशन बताया था साइंस ऑफ माइंड, यानी कि मस्तिष्क के विज्ञान को हम साइकोलॉजी कहते हैं। ये डेफिनेशन हमने कौन सी सेंचुरी में कहा था। तो आप इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो। बहुत प्यारा क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जा सकता है, तो आप इसका जल्दी कमेंट सेक्शन में जवाब दो। तो जिसने भी इसका जवाब दिया है 7 से लेके 18 सेंचुरी, यानी कि 17 से 18 सेंचुरी के बीच में, उसका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, उसका बिल्कुल सही है। आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में ये जवाब दे सकते हो, जो पहला ऑप्शन है, इस सेंचुरी में हम साइकोलॉजी को किस डेफिनेशन के नाम से जानते थे। जो आपका 19 सेंचुरी है, 19 सेंचुरी है, आप इसमें साइकोलॉजी किस डेफिनेशन के नाम से जानते हो। और जो आपका 20 सेंचुरी से लेकर प्रेजेंट अभी तक आप साइकोलॉजी किस डेफिनेशन के नाम से जानते हो। तो आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हो। मैं चेक कर रहा हूँ किसका सही आ रहा है, किसका गलत आ रहा, तो जल्दी आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो। शायद आपको चीजें यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई सेटिस्फेक्शन दिखा नहीं रहा, कोई संतुष्ट नहीं है, क्या चीज है क्या चीज नहीं है। तो भाई मेरा तो जिम्मेदारी बनता है ना, मैं आपको संतुष्ट करूं। ठीक है, आपके हर एक डाउट को मैं क्लियर करूं। तो मैं काम करता हूँ, आपको एक एक चीज यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जब हमने साइकोलॉजी की डेफिनेशन बताया था हमने, तो किस सेंचुरी में आपको साइंस ऑफ सोल के नाम से जानते थे हम, कि जो हमारा साइकोलॉजी है ये आत्मा के विज्ञान को हम साइकोलॉजी कहते हैं, कौन सेंचुरी में कहा था हमने। तो आप कमेंट सेक्शन में जल्दी जवाब दो, मैं चेक कर रहा हूँ कौन से सेंचुरी में हमने साइंस ऑफ सोल को हमने साइकोलॉजी का डेफिनेशन बताया था हमने, जल्दी जवाब दो। तो इसका जिसने भी जवाब दिया है कौन सा, 500 से लेके आपकी जो 16वीं सेंचुरी थी, आपने हमने इस टाइम पे साइकोलॉजी का डेफिनेशन क्या माना था, आत्मा के विज्ञान को हम साइकोलॉजी कहते हैं। अब जवाब तो दूसरा नंबर है कि साइंस ऑफ माइंड। अभी हमारा क्वेश्चन यही था ना कि किस सेंचुरी में हम साइकोलॉजी को साइंस ऑफ माइंड के नाम से जानते थे, यानी कि मन या मस्तिष्क के विज्ञान को हम साइकोलॉजी कहते थे। तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो, मैं चेक कर रहा हूं। तो जिसने भी जवाब दिया है कौन सा 17 से 18 सेंचुरी के बीच में, तो हम इसको साइंस ऑफ माइंड के नाम से हम जानते थे साइकोलॉजी को। अब हमारा जो तीसरा है चेतना का विज्ञान है, फिर साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो आप इसका जवाब दे सकते हो, चेतना का विज्ञान हम साइकोलॉजी के कौन से सेंचुरी में जानते थे। तो कमेंट सेक्शन में आप जल्दी जवाब दो, क्या होगा इसका, जल्दी कमेंट सेक्शन में आप जवाब दे सकते हो क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका 19 से लेके आपके कौन से 19वीं सेंचुरी में हम इसको चेतना के विज्ञान के नाम से हम जानते थे। अब आपका है लास्ट, यानी कि साइंस ऑफ बिहेवियर, यानी कि व्यवहार के विज्ञान को हम साइकोलॉजी जानते हैं। ये आपका कौन से सेंचुरी में कहा जाता है, कमेंट सेक्शन में आप जवाब दे सकते हो। तो जिसने भी जवाब दिया आपका कौन से 20वीं सेंचुरी से लेकर प्रेजेंट में अभी तक हम साइंस ऑफ बिहेवियर को साइकोलॉजी के डेफिनेशन के नाम से जानते हैं। शायद आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। अब आप सोच रहे हो कि हमने ये जो ऊपर के डेफिनेशन को हमने क्यों चेंज किया और लास्ट में हम यहाँ पे आके क्यों मान लिया हमने यही चीज होगा। हर किसी के दिमाग में चीज घूम रहा होगा कि आखिर हमने ये जो ऊपर की जो डेफिनेशन है हमने क्यों नहीं माना इसको, क्या रीजन रहा। तो जब आपके इसमें 16वीं सेंचुरी में जब हमने कहा
कि आत्मा के विज्ञान को, सोल ऑफ साइंस को हम साइकोलॉजी कहते थे, तो प्रॉब्लम क्या रही है, हमने आके चेंज क्यों किया? तो उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे ये कहा गया कि जो भी ह्यूमन है उसका जो बिहेवियर और उसका जो वर्क है उस पर कंट्रोल कौन करता है? तो आपके सोल करती है, आपकी आत्मा करती है। अब बताओ, आपके बिहेवियर पे, आपके वर्क पे अगर कंट्रोल आपकी आत्मा करेगी तो क्या आप अपने बिहेवियर को आपके मेजर कर सकते हो? आप बताओ, आप उसको मेजर कर सकते हो? आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो? क्या आत्मा को आप देख सकते हो? क्या नहीं कर सकते हो? तो इसकी वजह से क्या हुआ, आपके 16वीं सेंचुरी के अंत में, लास्ट में क्या हुआ कि आपके प्लेटो साहब ने, अरस्तु साहब ने इसको नकार दिया कि ये चीज गलत है। अब हम आगे, उन्होंने क्या कहा, थोड़ा सा आपका सेंचुरी चेंज हुआ, इसका डेफिनेशन चेंज हो गया। अब इसको हमने मन या मस्तिष्क का विज्ञान यानी कि साइंस ऑफ माइंड के नाम से जाने लगे। अब बताओ, अब यहाँ पे आपसे ये कहा गया कि जो आपका बिहेवियर है या जो आपका वर्क है इस पे कंट्रोल आपका माइंड करता है। बिल्कुल करता है भाई, माइंड तो करता है। तो क्या आपने अपने माइंड को ऑब्जर्व कर सकते हो? क्या आप उसको मेजर कर सकते हो कि आपका बिहेवियर कितना चेंज हुआ? आप अपने माइंड को क्या मेजर कर लोगे कि आपका बिहेवियर कितना चेंज हुआ? नहीं कर सकते हो ना। तो अगले हमने इसको भी नकार दिया भाई कि ये भी गलत है। किसने नकारा? आप क्या, ठीक है, आपका टेस्ट किसने किया? आपके अलग अलग साइंटिस्ट थे इसने, जिन्होंने इनका अलग अलग इसका विरोध किया। अब हम बात करते हैं, इसके बाद कहा गया इसको चेतना का विज्ञान। अब बताओ, इसमें भी आपकी यही प्रॉब्लम रहा कि आप अपने चेतना को एक तरह से ठीक से स्पष्ट इसको क्लियर नहीं कर सकते हो, ना मेजर कर सकते हो, ना ऑब्जर्व कर सकते हो। अब लास्ट हमने कहा साइंस एंड बिहेवियर, हम अपने बिहेवियर को भाई मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पहले आप जब इंस्टीट्यूट में गए थे आप, तो आपका बिहेवियर क्या था। अब 5 साल के बाद, चाहे 2 साल के बाद आपके बिहेवियर में चेंज हुआ नहीं हुआ, तो एक तरह से हम उसको एक तरह से स्टडी कर सकते हैं। किससे स्टडी कर सकते हैं? हम इंट्रोस्पेक्शन से कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट से कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, ये शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर? निम्नलिखित में से कौन सा साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर नहीं है? तो पहला ऑप्शन है लॉस ऑफ लव वन, इसका मतलब अपने प्रियजन को खोना। दूसरा है मेनोपॉज। थर्ड है आपका गिविंग बर्थ, जन्म देना। और फोर्थ है आपका स्लीपिंग डिस्टर्बेंस, यानी कि स्लीप में डिस्टर्बेंस होना। तो जल्दी से बताइए आपका क्या आंसर होगा। देखो, ये आपको बहुत क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। अभी आपको शायद 2-3 लेक्चर पहले आपको मोटिवेशन थ्योरी बताया गया, तो मैंने आपको अच्छे से बताया था उसमें कि आपके जो फिजियोलॉजिकल जो स्ट्रेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल जो आपकी नीड्स होती है उसमें आपको क्या क्या आता है, जो आपके एक तरह से सोशल नीड्स होती है इसमें आपको क्या क्या आता है। तो जब आपको अगर वो चीज क्लियर है ना, तो यहाँ पे भी आप गलती नहीं करोगे। तो आप इसका जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में जवाब हर किसी का अलग अलग आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, किसी का ए आ रहा है, किसी का डी आ रहा है। ये तो यानी कि आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो इसका। तो आपको पता होना चाहिए कि फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस या फिजियोलॉजिकल जो आपकी नीड्स होती है, जो आपके शारीरिक तनाव होते हैं, जो शारीरिक नीड्स होती है, आपका किसमें आता है आपका। तो जल्दी आप जवाब दे सकते हो। तो क्या आएगा इसका जल्दी। तो जिसने भी इसका जवाब कौन से दिया है, शारीरिक तनाव, इसमें से आपको देखो, आप फोकस करने की साइकोलॉजिकल इसमें नीड्स आपको पता है, तो इसमें से साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आपको कौन सा नहीं है, तो आप वहां से निकाल सकते हो। तो आपको पहले पता होना चाहिए कौन कौन सी है। तो देखो, आपको मोनोपॉज भी है, आपका गिविंग बर्थ भी है, स्लीप डिस्टर्बेंस भी है। ये आपके हमारे कौन से साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है। पर इसमें से कौन सा नहीं है, तो कौन सा आपका लॉस ऑफ लव्ड ऑन, यानी जो आपके प्रिजन की मृत्यु हो जाती है, हमारा किसमें आता है? ये हमारा सोशल नीड्स में आता है ना हमारा। तो ये हमारे सोशल स्ट्रेस हो गए भाई, सीधी सी बात है। जो आपके प्रियजन है, जो आपके सोशल लोग आपसे जुड़ रहे हैं, हमारा सोशल नीड्स में आता है ना हमारा। जब इस सोशल नीड्स में आता है आपका, तो आपके सोशल स्ट्रेस भी होगा। ठीक है, तो जिसने भी इसका क्वेश्चन में जवाब दिया ऑप्शन बॉक्स में, ऑप्शन नंबर ए, उसका बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा आपके प्रियजन का नुकसान। आपके प्रियजन ना थोड़ा सा निपट लेते हैं ना, तो ये होता है आपका निपट लेते हैं, चाहे उनको कोई प्रॉब्लम होती है, तो ये होता है हमारा। ये हमारे कौन सी नीड्स है? ये हमारी जो नीड्स है, हमारी है सोशल नीड्स है। आपको चीजें क्लियर नहीं हो रही, यहाँ पे डायग्राम देखो, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ये नीड्स किसमें है? ये तो आपके मैस्लो नीड्स ऑफ हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन की नीड्स है। यहाँ पे डायग्राम देखो, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। तो हमारे के जो नीचे के 2 नीड्स है, ये हमारे बेसिक नीड्स है, ठीक है। और ऊपर के 2 नीड्स है, ये हमारे फिजियोलॉजिकल नीड्स है। ये हमारे देखो साइकोलॉजी, ये हमारे फिजियोलॉजिकल नीड्स है, ये हमारे दोनों साइकोलॉजिकल नीड्स है। और लास्ट में आपका जो ये वाला है आपकी ग्रोथ नीड्स है, या फिर बोलते हैं सेल्फ फुलमेंट नीड्स है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें क्या आता है आपका। हाँ, यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे चीजें क्लियर नहीं आ रही। मैक्सिमम जो मेंबर होते हैं ना हमारे,
आप हो, चाहे मैं हो, चाहे मेरे फैमिली वाले हैं, स्टार्टिंग के 4 नीड्स में ही दब के रह जाते हैं। हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारी होती है ना, हमारे घर वालों को देखना पड़ता है, पड़ोस वालों को देखना पड़ता है, ठीक है, बहुत लोगों को देखना पड़ता है, जिसकी वजह से हम अपने आप को ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है। हम 5वें स्टेप पे नहीं पहुंच पाते हैं, हम 4 स्टेप पे सीमित रह के रह जाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए किस वाले नीड्स में आपका क्या आता है, इसमें क्या आता है, इसमें क्या आता है। तो अगले डायग्राम से आपको यहाँ पे चीजें मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे देखो, इसमें आपको सोना चाहिए, आपको अभी था ना लास्ट वाला ऑप्शन हमारा स्लीप डिस्टर्बेंस, तो हमको सोना चाहिए, स्लीपिंग चाहिए, आपको खाना चाहिए, पीना चाहिए, आपको घर वगैरह, आपको सेफ्टी वगैरह चाहिए, आपको जॉब चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा। और जो तीसरा हमारे सोशल नीड्स में आपको दोस्त चाहिए, आपके लॉ चाहिए। तो हमारा ये किसमें था, हमारा जो प्रिजन की मृत्यु होगी ना, ये हमारे सोशल नीड्स है। पांचवा क्या हमारे स्टीम नीड्स है, चौथा हमारा स्टीम नीड्स है, और पांचवा हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है। आपसे पूछ लेता है कि मैस्लो साहब की जो मोटिवेशन नीड्स की थ्योरी, इसमें आपके कितने लेवल है, तो आपके यहाँ पे काउंट कर सकते हो, आपके यहाँ पे 5 नीड्स है, 1 2 3 4 5। आपसे ये पूछ सकता है कि आखिरी लेवल का जो नीड्स है ये आपका कौन सा है, पहले नंबर की जो नीड्स है इसमें क्या आपका। तो शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर होगी होगी। यहाँ पे देखो आपको क्या चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, सोना चाहिए, आपकी प्राइमरी यानी फिजियोलॉजिकल नीड्स हो गया। सेफ्टी नीड में आपकी बॉडी होगा, आपकी सिक्योरिटी होगी, आपकी जॉब होगी, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या आप शादी वगैरह करते हो, फैमिली वगैरह बनाते हो। और चौथे पे क्या स्टीम नीड्स, यानी कि आपको सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट वगैरह हो गया, ये आपके स्टीम नीड्स है। और लास्ट में आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि इसमें आप क्या करते हो, आप एक तरह से अपने अंदर के टैलेंट को पहचानते हो कि आपका जन्म हुआ है। पर उन्होंने ये कहा, ये जो आपके जो नीड्स है ना, ये बिल्कुल हायरार्की में होना चाहिए, बिल्कुल सीक्वेंस में होना चाहिए। यहाँ पे देखो उन्होंने फोकस किस पे किया, हायरार्की, यानी कि आपका जो है एक अनुक्रम में होना चाहिए, बिल्कुल सीक्वेंस में नीड होना चाहिए। ऐसे नहीं आप पहले से दूसरे पे चले जाओ, तीसरे से तीसरे हो जाओ। पर कुछ लोग और आगे, कुछ साइंटिस्ट और आगे, जिन्होंने कहा ये भाई थ्योरी सही नहीं है। जरूरी थोड़ी है कि आपकी जॉब लगी तभी आप शादी करने जाओगे, पहले आप शादी कर लो फिर जॉब कर लो। यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि आपको सीक्वेंस में पूरा करना है, आप तीसरे से पांचवें में भी कर सकते हो। तो ये काम किसने कहा, ये आपके मैगलेंड साहब ने कहा था उसमें, कि उसमें कोई जरूरी नहीं है सीक्वेंस का। जैसे भगत सिंह है, उन्होंने कभी शादी के बारे में, प्यार के बारे में, उन्होंने फैमिली के बारे में सोचा नहीं, सीधे अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे आ गए। उन्हें पता चल गया कि उनका जन्म किस लिए हुआ है, क्या उनका जन्म देश आजाद करने के लिए हुआ है। तो उन्होंने स्टार्टिंग के 4 नीड्स उन्होंने देखा ही नहीं, तो कहीं ना कहीं ये थ्योरी उनकी जिंदगी में यूजफुल नहीं हुआ। तो शायद आपको चीजें क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशनल साइंस ऑफ एजुकेशन को कहते हैं। ये किसने कहा, चार्ल्स ई स्किनर, क्रो एंड क्रो, F.A. पील और स्टीफन। तो जल्दी से बताइए किसने कहा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो साइंस ऑफ एजुकेशन को कहा जाता है। ये आपका बहुत क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। कैसे कौन से जो है एक ऐसे साइंटिस्ट है जो जिन्होंने कहा, ये कहा कि जो आपका साइकोलॉजी है, एजुकेशन साइकोलॉजी की डेफिनेशन उन्होंने क्या बताया कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, शिक्षा का विज्ञान है, या फिर क्या है, साइंस ऑफ एजुकेशन को हम एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। किसने कहा, स्किनर ने कहा, कुरेन क्रो ने कहा, पील ने कहा, स्टीफन ने कहा। तो आप जल्दी जवाब दे सकते हो किसने कहा, ये बात किसने कहा, जल्दी कमेंट सेक्शन में आप जवाब दे सकते हो। तो किसने कहा था ये, जल्दी। तो ये जिसने भी जवाब ये दे रहे हैं ना ऊपर नीचे, उनके सही नहीं है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, जल्दी। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पील। पील ने आपका ये कहा था कि एजुकेशनल साइकोलॉजी है, ये क्या आपका शिक्षा का विज्ञान है। क्या है, शिक्षा का विज्ञान है। अगर हम किसके बारे में बात करें, किसके बारे में, अगर हम स्टीफन के बारे में बात करें, तो स्टीफन ने क्या कहा, स्टीफन ने कहा था भाई कि एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी एजुकेशनल डेवलपमेंट का वो सिस्टमेटिक वे है। क्या है, क्या है आपका, उन्होंने ये कहा कि एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है, एजुकेशन का वो डेवलपमेंट का सिस्टमेटिक वे है। यानी कि क्या बोल सकते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, आप अपने एजुकेशन को डेवलप करने के लिए एक आपका सिस्टमेटिक वे है कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है। तो जब वहां पे आया सिस्टमेटिक वे, तो उन्होंने कहा, स्टीफन ने कहा एजुकेशनल साइकोलॉजी को शिक्षा का विज्ञान किसने कहा, आपके पील ने कहा। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा, क्रो एंड क्रो ने कहा कि भाई व्यक्ति कोई भी है वो जन्म से लेकर क्या करता है, एक ओड अवस्था तक जाता है, वृद्धि अवस्था तक जाता है, एक वृद्ध अवस्था तक जाता है। तो अपनी जिंदगी में बहुत लर्निंग चीज सीखता है, क्या करता है, लर्निंग एक्सपीरियंस करता है। उस चीजों को एक्सप्लेन और डिस्क्राइब करना ही हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी कहलाता है। जबकि स्किनर साहब ने कहा, एजुकेशनल साहब ने कहा कि साइकोलॉजी वह ब्रांच है, एजुकेशनल साइकोलॉजी की वह ब्रांच है जो आपके टीचिंग और लर्निंग से संबंधित है। किससे संबंधित है, आपकी टीचिंग और लर्निंग से संबंधित है। यानी कि आप एजुकेशनल साइकोलॉजी को
आप एजुकेशनल साइकोलॉजी में, आप एजुकेशन में अपने साइकोलॉजी को यूज करके आप अपने टीचिंग और लर्निंग को बिल्कुल बेस्ट बना सकते हो। किसने कहा? आपके स्किनर साहब ने कहा। शायद आपको चीजें क्लियर हो गई। क्लियर नहीं है तो अगले स्लाइड में यहाँ पे देखते हैं, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। प्रियन सर। तो जैसा कि गौरव ने बताया, एजुकेशनल साइकोलॉजी की अलग अलग परिभाषाएं हैं। तो चार्ल्स ई स्किनर, एक बहुत ही बड़े एजुकेशनलिस्ट, उन्होंने क्या बताया कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। स्किनर ने सबसे बढ़िया बात बताई जो हमारे मतलब की है। वो क्या है? टीचिंग और लर्निंग, यानी कि दो चीजों से संबंधित है। बात खत्म। ठीक है। दूसरा, और जो पील भाई साहब हैं, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने भी बहुत बढ़िया चीज बताई कि साइंस ऑफ एजुकेशन, यानी कि साइंस ऑफ एजुकेशन का क्या असर होगा हमारे जो हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजी है, यानी कि जो स्टूडेंट जब सीखेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे। तो ये उन्होंने क्या कहा? साइंस ऑफ एजुकेशन। ठीक है। साइंस ऑफ एजुकेशन के ऊपर किसने फोकस दिया? पील है। ठीक है। इसके अंदर देखो लास्ट में एक वर्ड आ रहा है ना, एल, तो एल से याद रख लो एक चीज, यानी कि सिर्फ एजुकेशन पे इन्होंने फोकस किया। ठीक है। तीसरे हैं क्रो एंड क्रो। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। इसका मतलब क्या है कि क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो, यानी कि ये भी एक अच्छे एजुकेशनलिस्ट थे। इन्होंने क्या कहा कि जो एक बच्चा होता है, जब वो छोटा होता है तब भी वो सीखता है, और अगर आप थोड़े एजेड हो जाते हो तब भी आप सीखते हो। तो क्रो एंड क्रो ने भी बहुत अच्छी चीज बताई कि आप एक बच्चे से होकर लेकर अगर आप आगे जा रहे हो, जब आप एजेड हो रहे हो, तब तक आप लगातार सीखते रहते हो। ठीक है। तो ये किसका कथन था? ये था आपका क्रो एंड क्रो का। और जो लास्ट वाला है ये है स्टीफन का। स्टीफन फ्लेमिंग की बात नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है। स्टीफन क्या कह रहे हैं? एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। इसका मतलब क्या है कि आपको जैसे जैसे एक जो बच्चा है उसका विकास कैसे होता है, उसे थोड़ा सा ज्ञान दिया, जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़ा सा उसके ज्ञान में बढ़ोतरी हुई, थोड़ा सा और हुआ तो उसको थोड़ा सा और चीजें आ गई, जब वो एडल्ट हुआ तो उसको अच्छी खासी समझ हो गई, जब उसका थोड़ा सा और मैच्योर हुआ तो उसे कमाल की समझ आ गई कि वो फैमिली को संभाल सकता है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पर स्टीफन ने यही बात की है कि जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होती है, ठीक है, उसी तरह से आपका एजुकेशनल जो ग्रोथ होता है, यानी कि जो आपकी बौद्धिक क्षमता है वो भी बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर स्टीफन ने इस बात पर जोर दिया है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो आपको क्लियर हो गया। देखो स्किनर साहब ने कैसे फोकस किया, उन्होंने कहा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी की वह ब्रांच है जो आपके टीचिंग और लर्निंग संबंधित है। आपके सामने जब भी ब्रांच आया और टीचिंग और लर्निंग आया तो आप समझना स्किनर साहब ने कहा। ये किसके डेफिनेशन है? ये डेफिनेशन आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी के है। जनरल साइकोलॉजी के डेफिनेशन उन्होंने अलग कहा। अभी हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? अभी हम बात करें एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में। जो बच्चे सोच रहे हैं ये चीजें हैं, तो भाई जनरल साइकोलॉजी आपका अलग होता है, एजुकेशन साइकोलॉजी अलग होता है। क्रो ने कहा कि भाई जन्म लेता है कोई बच्चा, अब बुढ़े अवस्था तक जाता है तो कुछ ना कुछ अपने लाइफ में तो सीख ही रहा हो, कुछ ना कुछ सीख ही रहा, उसी को एक्सप्लेन करना और डिस्क्राइब करने के हम प्रोसेस को हम एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। जबकि पील भाई साहब आ गए, इन्होंने कहा कि एजुकेशन साइकोलॉजी क्या? एक शिक्षा का विज्ञान इन साइंस ऑफ एजुकेशन को हम एजुकेशन साइकोलॉजी कहते हैं। अब स्टीफन भाई साहब आ गए, इन्होंने कहा, इन्होंने भाई कुछ अलग ही बोल दिया। इन्होंने क्या किया कि आपका एजुकेशन साइकोलॉजी क्या चीज है? आप अपने एजुकेशन को क्या करते हो? डेवलपमेंट करना चाहते हो। क्या करते हो? आप अपने एजुकेशन को डेवलप करना चाहते हो, तो उस डेवलप करने के लिए जो सिस्टमेटिक तरीका आप यूज करोगे ना, आप सीक्वेंस यूज करोगे, तो उस सिस्टमेटिक तरीके को ही हम एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। तो शायद आपको चीजें क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो जनरल साइकोलॉजी इज। इसका मतलब है कि क्रो एंड क्रो ने, देखो यहाँ पे साइंटिस्ट वही है, एजुकेशनल साइंस जो हमारा एजुकेशनलिस्ट है वो वही है, एक ही है, क्रो एंड क्रो। लेकिन इन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में एक अलग परिभाषा दी और जो जनरल साइकोलॉजी है उसके बारे में एक अलग परिभाषा दी। तो बात हो रही है क्रो एंड क्रो की, और वो पूछ रहे हैं कि जनरल साइकोलॉजी के बारे में क्रो एंड क्रो ने क्या कहा। तो 4 आपके सामने ऑप्शन है, जल्दी से बताइए आपका क्या आंसर होगा। देखो अभी हमने बताया था कि क्रो ने एजुकेशन साइकोलॉजी में डेफिनेशन क्या दिया था, अभी पीछे हमने बताया था, अभी जस्ट पीछे था। जो बच्चों ने कमेंट बॉक्स में डी ऑप्शन जवाब दिया था ना, उनका बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो आपका ये क्रो ने दिया था ये बिल्कुल डी वाला भी बिल्कुल सही है, पर जो डी आपका ऑप्शन है ना, ये आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी का डेफिनेशन है। किसका है?
ये आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी का डेफिनेशन अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको क्लियर किया था कि क्रो ने ये कहा एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में कि एजुकेशनल साइकोलॉजी वो चीज है आपका जो आप जन्म से लेके ओल्ड अवस्था तक सीखते हो, उसका एक्सप्लेन करना और डिस्क्राइब करने की चीज को हम एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। उन्होंने किसमें कहा? एजुकेशनल साइकोलॉजी के डेफिनेशन का। पर यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछता है कि जनरल साइकोलॉजी के लिए उन्होंने क्रो एंड क्रो ने क्या कहा? तो भाई क्रो एंड क्रो ने आपके एजुकेशनल जनरल साइकोलॉजी को उन्होंने ये कहा कि साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर, क्या साइकोलॉजी आपका ह्यूमन बिहेवियर और क्या उनके रिलेशनशिप का अध्ययन है। क्या चीज है यहाँ पे देखो उन्होंने क्या कहा? ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन रिलेशनशिप का स्टडी करना ही हमारा जनरल साइकोलॉजी है। क्या कहा उन्होंने? कि मानव के व्यवहार और उनके संबंधों का अध्ययन करना ही हमारा जनरल साइकोलॉजी कहलाता है। जनरल साइकोलॉजी का उन्होंने डेफिनेशन ये दिया कि मानव का जो व्यवहार है और जो उनके संबंध, जो उनका मानव के साथ जो संबंध है, जो रिलेशनशिप है, इनका आप स्टडी करोगे, हम इन स्टडी को ही जनरल साइकोलॉजी कहते हैं। और एजुकेशनल साइकोलॉजी को उन्होंने डेफिनेशन क्या कहा? उन्होंने ये चीज कहा कि आप जन्म से लेकर बूढ़े अवस्था तक कुछ न कुछ सीखते हो, आप उसको एक्सप्लेन और डिस्क्राइब करने के प्रोसेस को हम एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। तो आपको ये चीजें क्लियर होगी। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी उसका बिल्कुल सही है। ये आपका जनरल साइकोलॉजी का डेफिनेशन दिया था उन्होंने और ये डेफिनेशन उन्होंने एजुकेशन साइकोलॉजी की दिया था। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये जवाब दे दो कि ये जो आपका ए है ये डेफिनेशन किसने दिया था? आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हो कि साइकोलॉजी जो साइंस ऑफ एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर, ये डेफिनेशन किसने दिया था? जनरल साइकोलॉजी। पहली बार आपको मैं ये बता देता हूँ, ये आपका जनरल साइकोलॉजी का डेफिनेशन है, ये आपका एजुकेशन साइकोलॉजी का डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन किसने दिया था? आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हो। देखो अगला क्वेश्चन बताने से पहले ये देखो, मैंने आपको वही बताया था कि क्रो एंड क्रो ने के अकॉर्डिंग दो डेफिनेशन दिया। एक का दिया उन्होंने एजुकेशन जनरल साइकोलॉजी का डेफिनेशन और दूसरा उन्होंने दिया एजुकेशनल साइकोलॉजी का डेफिनेशन। जनरल साइकोलॉजी में उन्होंने ये कहा, क्या कहा उन्हें? टू स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, यानी कि क्या चीज है? मानव के व्यवहार, क्या मानव का जो बिहेवियर है और मानव का जो रिलेशनशिप है, इसका स्टडी करना, इसका अध्ययन करना हमारा जनरल साइकोलॉजी कहलाता है। पर उन्होंने जब एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात की तो उन्होंने ये कहा एजुकेशनल साइकोलॉजी वो चीज है जो व्यक्ति है आपका जन्म से लेकर आपके बर्थ से लेकर आपके ओल्ड अवस्था तक, एक बुढ़े अवस्था तक कुछ ना कुछ सीखता है, आपका लर्निंग एक्सपीरियंस करता है। उस लर्निंग एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करना और डिस्क्राइब करने को हम एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। तो शायद आपको चीजें क्लियर हो गई। यहाँ पे ये पता चल गया कि जनरल साइकोलॉजी में उन्होंने क्या कहा, एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या कहा। तो शायद आपको चीजें क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अकॉर्डिंग टू स्किनर एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसका मतलब है कि जो हमारे स्किनर थे, CF स्किनर के नाम थे जिसका नाम था, उनके अनुसार एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है? पहला आपका ऑप्शन है साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर। साइकोलॉजी एक्सपीरियंस और बिहेवियर का एक प्रकार से साइंस होता है। दूसरा है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच इज रिलेटेड टू स्टडी एंड लर्निंग, यानी कि स्टडी और लर्निंग से संबंधित होती है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, और आपका थर्ड है द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। इसका मतलब है कि ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन रिलेशनशिप से संबंधित होगी एजुकेशनल साइकोलॉजी। और फोर्थ आपका ऑप्शन है कि बर्थ से लेकर बुढ़ापे तक आप सीखते रहोगे, ये होती है। तो जल्दी से बताएं आपका क्या आंसर होगा। देखो अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था, किसके अकॉर्डिंग था वो? स्किनर के अकॉर्डिंग। क्या था? इसके अकॉर्डिंग, इसके क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने जनरल साइकोलॉजी का डेफिनेशन क्या दिया था? उन्होंने ये दिया था ना कि ह्यूमन का बिहेवियर और ह्यूमन का जो रिलेशनशिप, उनका जो संबंध है, उसका आप अध्ययन करोगे। ये आपका जनरल साइकोलॉजी किसने कहा? क्रो ने कहा। और क्रो एंड क्रो ने एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में क्या कहा? उन्होंने एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में कहा कि आप जन्म से लेकर बुढ़े अवस्था तक कुछ ना कुछ आप लर्निंग एक्सपीरियंस सीखते हो, कुछ ना कुछ सीखते हो। आप हो चाहे मैं हो चाहे कोई भी हो, कुछ ना कुछ हमेशा आप सीखते रहते हो। इसको आप एक्सप्लेन करना और डिस्क्राइब करने की जो प्रोसेस होता है, इसको हम एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। ये तो भाई क्रो एंड क्रो ने जनरल साइकोलॉजी के लिए कहा और ये बात उन्होंने किसके लिए किया? एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए। अब आपका ऊपर के दो ऑप्शन है, या क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा? एजुकेशनल साइकोलॉजी के डेफिनेशन के बारे में पूछ रहा, आपसे जनरल साइकोलॉजी के बारे में नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के स्किनर ने क्या कहा और जनरल साइकोलॉजी के लिए क्या कहा उन्होंने। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जिसने भी ऑप्शन में जवाब दिया, ऑप्शन नंबर कौन सा? बी या सी? तो जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी उसका बिल्कुल सही है। स्किनर साहब ने एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए क्या कहा?
और जनरल साइकोलॉजी के लिए क्या कहा उन्होंने, एजुकेशन की जो आपकी जो साइकोलॉजी है, एजुकेशन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की वह ब्रांच है जो किससे रिलेटेड है, ये आपके स्टडी और लर्निंग से संबंधित है। अभी आपको पीछे बताया था, आपके स्टडी और लर्निंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपके टीचिंग और लर्निंग से संबंधित है। यानी साइकोलॉजी की वह ब्रांच है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की वह ब्रांच है जो आपकी टीचिंग और लर्निंग से संबंधित है या फिर आपकी स्टडी और लर्निंग से संबंधित है। ये आपका एजुकेशन साइकोलॉजी का है। जबकि अगर पूछा जाए स्क्रीन सामने जनरल साइकोलॉजी के लिए क्या डेफिनेशन दिया, जनरल साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या दिया, तो उन्होंने ये बताया कि साइकोलॉजी इज अ ब्रांच, साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर, यानी कि साइकोलॉजी बिहेवियर और एक्सपीरियंस का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? तो आपका जो साइकोलॉजी है ये आपके एक्सपीरियंस और आपके बिहेवियर के विज्ञान को हम साइकोलॉजी कहते हैं। ये डेफिनेशन उन्होंने जनरल साइकोलॉजी के लिए दिया था और ये डेफिनेशन उन्होंने एजुकेशन साइकोलॉजी के लिए दिया था। तो आपको चीजें क्लियर है? क्लियर नहीं है तो यहाँ पे देखो आपको बेटर समझ में आएगा। तो अकॉर्डिंग टू स्किनर उन्होंने जनरल साइकोलॉजी के लिए क्या कहा और एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए क्या कहा उन्होंने। तो जनरल साइकोलॉजी के उन्होंने ये कहा कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर, यानी कि साइकोलॉजी क्या है? आपके बिहेवियर और आपके एक्सपीरियंस का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? किसका साइंस है? तो आपके एक्सपीरियंस और आपके बिहेवियर को विज्ञान को हम जनरल साइकोलॉजी कहते हैं। जबकि हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में बात करें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी साइकोलॉजी की वह ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? साइकोलॉजी की वह ब्रांच है जो किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है? तो आपके स्टडी और आपके लर्निंग से, यानी क्या कह सकते हैं हम, ये बोल सकते हैं साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी साइकोलॉजी की वह ब्रांच है जो आपके टीचिंग और आपके लर्निंग से संबंधित है, जो आपकी स्टडी और आपके लर्निंग से संबंधित है। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे बेस्ट क्लियर समझ में आ गई होगी। क्लियर है? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मोस्ट डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स इज। इसका मतलब है कि ज्यादातर जो डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स है उनका जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो कौन सा होता है। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने प्रिंटेड मटेरियल्स, प्रिंटेड मटेरियल होता है। दूसरा है आपका ऑप्शन सोशल नेटवर्किंग साइट्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स होता है। तीसरा वेरियस एजुकेशनल वेबसाइट्स, इसका मतलब है जो अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं एजुकेशनल की, क्या वो होती है। और फोर्थ आपका ऑप्शन है स्कूल और कॉलेज क्लासरूम, यानी कि स्कूल और कॉलेज में जो क्लासरूम्स होते हैं वो हमारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो ये देखो, अभी जब मैं आपको पढ़ा रहा था क्या चीज, जब मैंने आपको डीएलपी का फुल फॉर्म, पहले तो आप लिखो डीएलपी का फुल फॉर्म क्या होता है। मैं कमेंट सेक्शन में आपको देख रहा हूँ कि अभी मैं आपको डीएलपी 2 दिन पहले बताया था। तो जिसने भी कमेंट सेक्शन में डीएलपी का फुल फॉर्म लिखा, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, उसके बिल्कुल चाहिए, ठीक है। तो उसमें आपसे ये पूछ रहा कि जो डिस्टेंस एजुकेशन होते हैं तो इसका मेन कंपोनेंट कौन सा होता है। अभी मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था। मैंने आपको बताया, एक तो WIM बताया था, रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल, उसमें आपको बताया था कि मेन कंपोनेंट आपके कौन कौन से होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था डिस्टेंस एजुकेशन का जो कोर्स होता है उसके मेन कंपोनेंट आपके कौन से होते हैं। तो जो आपका WIM था वहां पे कैसे मटेरियल था, तो वहां पे आपके प्रिंटेड मटेरियल था, आपका डुप्लीकेट मटेरियल था और आपके अलग अलग नाम थे वहां पे, ठीक है। पर मैंने आपको उस दिन भी आगाह किया था डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स में जो पहले के टाइम पे पहले नॉर्मल कंटेंट हुआ करते थे, तो उस टाइम पे क्या था, आपका प्रिंटेड मटेरियल था, क्या था। पर आपके डिजिटल ने आज के टाइम पे उन्होंने ग्रोथ कर दिया है और एक नए एक तरह से उद्धार किया उन्होंने 2015-16 से। तो हमने थोड़ा सा एडवांस बना दिया डिस्टेंस एजुकेशन को। पर पहले हम प्रिंटिंग मटेरियल का बेस्ट मानते थे। इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, उसका बिल्कुल सही है। तो शायद आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। आपको क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो। आपको जो भी डाउट है अगले सेशन में आपको दूर किया जाएगा जूम क्लासेस के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कम्युनिकेशन बिटवीन हब एंड स्पोक प्रोग्राम ऑफ डीजीटी इज डन थ्रू। इसका मतलब है कि डीजीटी द्वारा जो हब एंड स्पोक प्रोग्राम चलाया जाता है, ठीक है, उसमें कम्युनिकेशन किसके द्वारा किया जाता है। वो एक एवी सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है टू वे ऑडियो वीडियो डाटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि ऑडियो वीडियो डाटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से करते हैं। तीसरा आपका ऑप्शन है कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट टेक्नोलॉजी, ठीक है। और फोर्थ आपका ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो जल्दी से बताएं आपका क्या आंसर होगा। ये आपको बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसका जल्दी कमेंट सेक्शन में जवाब दो, फिर मैं आपको बता रहा हूँ क्या चीज होता है, ठीक है। तो क्या होगा इसका, A B C D। अभी किसी का जवाब नहीं आ रहा है इसका। तो जो आपके डिजिटल ने जो आपके हब
और आपके स्पोक प्रोग्राम के बीच में जो कम्युनिकेशन को जो एक तरह से मीडियम थ्रू किया था, तो किसके थ्रू किया था उन्होंने? क्या उन्होंने एबीएस सॉफ्टवेयर के द्वारा किया था? टू वे ऑडियो वीडियो यानी डाटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया था, फिर उन्होंने कम्युनिकेशन आपके इंटरनेट के माध्यम से उन्होंने जोड़ा था, या फिर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस? तो जिसने भी इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी उसका बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा इसका? ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। तो शायद आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछता हूँ, जो आपका एबीएस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, ये किसने डेवलप किया था इसको? तो आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हो। अब आप सोच रहे हो कि बी सी डी ऑप्शन आपके क्यों आ गए, तो यहाँ पे देखो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। तो जो आपके हब और स्पोक टेक्नोलॉजी है, इसके लिए हमने क्या किया, एक तो आपका हब हो गया, एक आपका स्पोक हो गया। इसको हमने कौन से सॉफ्टवेयर के द्वारा जोड़ा? तो हमने इसको जोड़ा था किसके माध्यम से? हमने इसको जोड़ा एबीएस सॉफ्टवेयर के द्वारा। अब भाई आपने एबीएस सॉफ्टवेयर तो आपने जोड़ दिया, तो आप उसको इंटरनेट के माध्यम से जोड़ोगे ना, वहां पे किसके माध्यम से जोड़ोगे? आप उसको इंटरनेट के माध्यम से जोड़ोगे, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से जोड़ दिया। और इंटरनेट के माध्यम से आपने जोड़ दिया, तो जब वहां पे आप कम्युनिकेशन करोगे तो आपका कम्युनिकेशन टू वे होगा ना, आपके ऑडियो भी होगा, आपका विजुअल भी होगा, और वहां पे आपका डाटा कम्युनिकेशन टेक्निक भी यूज करोगे। यानी कि आप एक तरह से इफेक्टिव लर्निंग करोगे तो आप ऑडियो विजुअल दोनों का यूज करोगे। इंटरनेट आपका अलग जुड़ा हुआ, आपका एबीएस सॉफ्टवेयर आपका अलग जुड़ा हुआ। अगर आपको यहाँ से ये भी चीज क्लियर हो गया कि जो आपका एबीएस सॉफ्टवेयर है किसने बनाया था? आपकी अमृता यूनिवर्सिटी ने बनाया था। किसने डेवलप किया था? आपके अमृता यूनिवर्सिटी ने किया था। अब यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ आ रहा है, क्या चीज? MOLA, मोल। तो आप इसका फुल फॉर्म लिख सकते हो, हर किसी को पता है। मैं इतने गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जितने भी मेंबर कनेक्टेड है, 50, 55, 60 जितने भी मेंबर कनेक्टेड है, हर कोई को पता है मोल का फुल फॉर्म। जो आपकी DGENT जो थी, ये आपके मॉल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, और जो आपका DST है ये आपके MSDE मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। तो आपको पता चल गया होगा। अब आप इसका फुल फॉर्म बता सकते हो। तो मोल का फुल फॉर्म क्या होता है? आपका मिनिस्ट्री ऑफ, क्या होगा? लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या है? एम से मिनिस्ट्री, ओ से ऑफ, एल मतलब आपका क्या? लेबर, एंड और ई मतलब आपका एम्प्लॉयमेंट। यानी जो हमारे DGENT था, ये हमारे किसके अंतर्गत आता था? ये आपका आता था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और इसका जब नाम चेंज हुआ, DST बड़ा आती है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आता है, यानी कि MSDE के अंतर्गत आता है। तो आपको यहाँ से 4-5 क्वेश्चन और आपके क्लियर हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये आपका स्टूडियो है, ये आपका रिमोट सेंटर है। क्या है? रिमोट सेंटर। रिमोट सेंटर क्या है? दूरस्थ केंद्र। रिमोट सेंटर यानी कि दूरस्थ केंद्र। यहाँ से इनके बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। तो जो आपका टीचर अगर स्टूडियो में है तो हम इसको हब के नाम जानेंगे। रिमोट सेंटर यहाँ पे ट्रेनिंग है तो हम इसको स्पोक के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनको किस माध्यम से जोड़ा गया? 3 कंप्यूटर सर्वर के कौन से? एबीएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जोड़ा गया। एबीएस सॉफ्टवेयर आपने किसने डेवलप किया? तो ये क्या आपके अमृता यूनिवर्सिटी चेन्नई ने डेवलप किया। इनको किस माध्यम से जोड़ा जाता है? इनको टू वे कम्युनिकेशन के साथ साथ हम इंटरनेट के माध्यम से जोड़ते हैं। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके सामने है, द मॉडल ऑफ डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम इज प्रोवाइडेड मनी फ्रॉम ए सेंट्रल ऑपरेटिंग बजट। इसका मतलब है डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम अगर है तो उसमें जो मनी प्रोवाइड की जाएगी वो किस माध्यम से की जाएगी? पहला है आपका प्रॉफिट सेंटर मॉडल ऑफ DLP। प्रॉफिट सेंटर मॉडल होगा डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम का। दूसरा है कॉस्ट सेंटर मॉडल ऑफ DLP, ठीक है। और थर्ड आपका है बोथ A एंड B, और आपका फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो जल्दी से बताइए आपका क्या आंसर होगा। तो मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ, तो सारे बच्चे यहाँ पे कोई सी बता रहा है, कोई बी बता रहा है, और किसी का जवाब नहीं आ रहा है। ज्यादातर बच्चों के सी और बी आ रहे हैं, सी बी। यानी कि अब मुझे ये लग रहा है कि अभी मैंने आपको 2 दिन पहले इसका क्वेश्चन कराया था, तो वहां पे मैंने बताया था कॉस्ट सेंटर मॉडल ऑफ DLP। यानी सबसे पहले DLP का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। DLP का फुल फॉर्म आपका डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। आपको पहले बात तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन कराया था उसमें आपका कॉस्ट सेंटर मॉडल ऑफ DLP था। तो ज्यादातर बच्चे मैं देख रहा हूँ तो बी भी ही लगा रहे हैं, कोई सी भी लगा रहा है। पर मैंने क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। मैंने आपसे ये पूछा, सबसे पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि जो मॉडल ऑफ डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है इसके मॉडल कितने होते हैं। तो आपके 2 मॉडल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका प्रॉफिट सेंटर मॉडल, दूसरा होता है आपका कॉस्ट सेंटर मॉडल। अब आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट सेंटर मॉडल क्या कहता है, आपका कॉस्ट सेंटर मॉडल आपका क्या कहता है। तो प्रॉफिट सेंटर मॉडल के बारे में अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा कि द मॉडल ऑफ डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम इज द प्रोवाइडेड मनी फ्रॉम द सेंटर ऑपरेटिंग बजट। यानी कि
वो कौन सा डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है डीएलपी, ठीक है, जो आपको क्या करता है, आपको सेंटर ऑपरेटिंग बजट के द्वारा से क्या करते हैं, आपको मनी प्रोवाइड करता है। किसे? आपके सेंटर ऑपरेटिंग बजट के माध्यम से, ठीक है, आपको मनी प्रोवाइड करता है। तो क्या प्रॉफिट मॉडल है, आपका कॉस्ट मॉडल है? जल्दी बताओ, जल्दी। तो जिसने भी इसका जवाब दिया कौन सा, तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी उसका बिल्कुल सही, कॉस्ट सेंटर मनी मॉडल ऑफ द डीएलपी। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप सेंटर ऑपरेटिंग बजट के माध्यम से क्या कर रहे हो, आप धन प्रोवाइड करा रहे हो। ये आपका आता है कॉस्ट सेंटर मॉडल ऑफ डीएलपी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेंगे कि प्रॉफिट सेंटर मॉडल में हमारा क्या होता है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सबसे पहले ये बात की कि जो हमारा ये डीएलपी होता है इसके कितने मॉडल होते हैं। तो आपके 2 मॉडल होते हैं, ठीक है। पहला यहाँ पे क्या हो गया आपका, पहला यहाँ पे होता है आपका कॉस्ट सेंटर मॉडल, दूसरा होता है आपका प्रॉफिट सेंटर मॉडल। हमारा क्वेश्चन यही तो पूछ रहा था, हमारा कौन सा क्वेश्चन था, हमारा कॉस्ट मॉडल का था। आपसे ये पूछा गया था कि प्रोवाइड मनी फ्रॉम द सेंट्रल ऑपरेटिंग बजट, यानी कि सेंट्रल ऑपरेटिंग बजट के द्वारा से आपको मनी प्रोवाइड किया जा रहा था। ये आपका कौन सा है, कॉस्ट सेंटर मॉडल डीएलपी का, यानी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम का है। और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, दूसरा क्वेश्चन क्या आपका, प्रॉफिट सेंटर मॉडल। ये क्या चीज कह रहा प्रेम सर? यहाँ पर आपको 2 प्रकार के मॉडल बताए गए हैं। पहला है आपका कॉस्ट सेंटर मॉडल और दूसरा आपको मॉडल दिखाया गया प्रॉफिट सेंटर मॉडल। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कॉस्ट सेंटर मॉडल, यानी कि यहाँ पर आपका एक सेंटर बॉडी होगी जो एक बजट को पारित करेगी कि हम अपने डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के लिए इतना पैसा खर्च करेंगे। जैसे इग्नू के द्वारा जो आप कोर्स करते हो उसमें उनकी एक सेंटर बॉडी होगी जो कि पूरा का पूरा फंड प्रोवाइड करेगी, जिससे कि इग्नू जो है अपने कोर्सेज को अच्छे तरीके से रन करा सके। इसी प्रकार से जो दूसरा है ये आपका प्रॉफिट सेंटर मॉडल। प्रॉफिट सेंटर मॉडल में क्या होगा कि आपके पास इस चीज पे आप डिपेंडेंट होंगे कि जो भी एडमिशन आएंगे और वहां से जो पैसा जनरेट होगा उसके थ्रू आप इस मॉडल को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए जब का रिकवरी ऑल आ जाएगा ना थ्रू तो किसके इनरोलमेंट विरुनेस के साथ, तो आपको किसके साथ ना, प्रॉफिट सेंटर मॉडल के साथ जाना है। जब आपका आ जाए कि प्रोवाइडेड मनी किसके साथ, आप ऑपरेटिंग एक तरह से सेंटर ऑपरेटिंग बजट के साथ आप क्या करते हैं, मनी को प्रोवाइड करा रहे हो, तो इसका हो जाएगा आपको कॉस्ट सेंटर मॉडल। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एवी सॉफ्टवेयर यूज्ड इन हब एंड स्पोक प्रोग्राम ऑफ डीजीटी इज डेवलप्ड बाय। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं होने की चाहिए, हमने आपको पहले भी बता दिया है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए आपका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, अभी मैंने आपको बताया कि जो आपके हब और स्पोक है इनको किस सॉफ्टवेयर द्वारा एक सॉफ्टवेयर द्वारा डेवलप किया गया था, आपको पता है। पर ये भी सॉफ्टवेयर किसने डेवलप किया था, ये क्या अमृतम सिटी ने किया था या फिर आईआईटी बॉम्बे ने किया था? तो जो इसका भी जवाब दे रहे हैं किसने, अमृतम सिटी, उनका बिल्कुल सही। किसने किया था, अमृतम सिटी ने। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको एडिशनल नॉलेज हो जाना चाहिए कि क्या होता है क्या नहीं होता चाहिए, ठीक है, तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें देखो थोड़ा सा आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी। तो जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर 1 जवाब दिया उसका बिल्कुल सही है। किसने डेवलप किया था, तो आपके अमृतम सिटी ने किया। ये किसका पार्ट है आपका, किसने इसको लीड किया था, तो उसने किया था आपके आईआईटी बॉम्बे ने किया था। और किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है आपको, किस फाउंडर ने किया इसको, ये किया था आपके एमएचआरडी के अंतर्गत में हुआ था इसको। तो शायद आपको चीजें क्लियर होगी। आपको यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इंटर एक्टिविटी इन ऑनलाइन मटेरियल इज मोस्टली डन बाय इंक्लूजन ऑफ। इसका मतलब है अगर आप एक ऑनलाइन कोर्स चला रहे हो जिसे आप बोलते हो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, तो उसके अंदर जो इंटर एक्टिविटी है, ठीक है, वो कैसे होगी। तो वो कैसे होगी, आपका पहला ऑप्शन है टेक्स्ट एंड असेसमेंट, यानी कि आप टेक्स्ट दोगे और उसका असेसमेंट करोगे। दूसरा है आपका अकेडमिक काउंसलिंग। अकेडमिक काउंसलिंग का मतलब होता है कि अगर आपने कुछ, आप काउंसलिंग कर रहे हो, ठीक है, आपके पास ऑनलाइन कुछ कांटेक्ट हुआ किसी स्टूडेंट से और आपने वहां पे उसको काउंसल किया कि आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए, इस तरह से। और तीसरा है आपका ऑडियो वीडियो। और फोर्थ आपका ऑप्शन है ईमेल एंड सपोर्ट फ्रॉम टीचर्स, यानी कि ईमेल के थ्रू आप कन्वर्सेशन करेंगे अपने स्टूडेंट से। तो जल्दी बताइए आपका क्या आंसर होगा। देखो इसमें क्वेश्चन अब थोड़ा सा आपको ऐसे अजीब सा लग रहा होगा, पर ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो हम भी जब भी देखो पहले के टाइम पे जो हमारे स्कूल हुआ करते थे तो हम जाते थे ब्लैक बोर्ड पे पढ़ के आ जाते थे, पर ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम पे जब भी आप जाते हो वहां पे पढ़ने के लिए तो आपको प्रोजेक्टर अलग मिलते हैं, स्मार्ट बोर्ड अलग मिलता है, एलईडी टीवी अलग मिलती है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि आपको चाहते हैं कि आपके मल्टीपल सेंस ऑर्गन काम करे।
तो मल्टीपल सेंस जब आपका ऑर्गन काम करते हो, आप चीजों को बेस्ट सीखते हो। तो यहाँ पे भी ऐसी है, ऑनलाइन मटेरियल में मोस्टली आपको जो इंटरेक्टिव करती है, आपको चीजें ध्यान केंद्रित करती है, आपको ज्यादातर क्रियाशील बनाती है। तो क्या चीज है, तो वहां भी आप चाहते हैं ना आपके मल्टीपल सेंसेस आपके काम करें वहां पे। तो आप चाहते हैं ना आपके सेंस ऑर्गन जो होते हैं एक से ज्यादा आपके इन्वॉल्व उसके अंदर काम करे। तो जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑडियो वीडियो, उसका बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा इसका, जल्दी कमेंट सेक्शन में जवाब दो। इसका हो जाएगा आपका ऑडियो वीडियो। ऑडियो वीडियो क्यों, आपको हमें पता है ना कि जो हमारी हाई इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी होता है उसमें आपका ऑडियो भी होता है और विजुअल भी होता है, जिससे आपके एक से ज्यादा सेंस ऑर्गन आपके काम करते हैं और साथ ही साथ आप चीजों को बेस्ट सीखते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्वयं प्रभा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। स्वयं प्रभा किस प्रकार का एग्जाम्पल है? ये एक आईसीटी है। आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा आपके सामने ऑप्शन है ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, यानी कि ओपन तरीके से एजुकेशन को सीखने का एक रिसोर्स है। तीसरा आपके सामने ऑप्शन है ई लर्निंग, ये एक ई लर्निंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ई लर्निंग के लिए है ये। और फोर्थ आपका ऑप्शन है डिस्टेंस लर्निंग। तो जल्दी से आप बताइए आपका क्या आंसर होगा। तो ये आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको एक नंबर पे दिख रहा है यहाँ पे आईटीसी। आईटीसी का पहले बात तो आप फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, पेपर में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है आपका। तो आईटीसी का फुल फॉर्म जिसने भी दिया आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसका बिल्कुल सही है। अगर ये देखा जाए तो ये आपका किसके जगह होता है, ये जो आपने पढ़ा होगा ना आईटी, आपने पढ़ा होगा, क्या चीज पढ़ा होगा आपने, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उसके सिमिलर ही होता है। पर यहाँ पे क्या है, क्या इस पर फोकस किया गया है, तो यहाँ पे किस पर रिफर किया गया है, तो आपके टेक्नोलॉजी पे फोकस किया गया। कौन से टेक्नोलॉजी फोकस किया, आपके कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे फोकस किया गया है कि आप कम्युनिकेशन जो कर रहे हो आप किसके माध्यम से कर रहे हो। क्या आप इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हो, क्या आप वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से कर रहे हो, क्या आप सेल फोन के माध्यम से कर रहे हो, क्या आप रेडियो टीवी के माध्यम से कर रहे हो, या फिर अदर कम्युनिकेशन मीडियम का यूज कर रहे हो। तो आप कम्युनिकेशन, आप किसी भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो। आप रेडियो का यूज कर सकते हो, आप सेल फोन का यूज कर सकते हो, आप इंटरनेट के माध्यम से भी आप कम्युनिकेशन को कर सकते हो वहां पे, ठीक है। और साथ ही साथ आप टेली कम्युनिकेशन के माध्यम से भी कर सकते हो, वायरलेस के माध्यम से कर सकते हो, यानी कि आप अलग अलग तरीके का यूज कर सकते हो। शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा स्वयं प्रभा जो है किसका एग्जाम्पल है, क्या आपका ई लर्निंग का होता है, डिस्टेंस लर्निंग का होता है, ओपन एजुकेशनल सोर्स का होता है। तो जिसने इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी, उसका बिल्कुल सही है। इसके बारे में थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं आपको डायग्राम देख के यहाँ पे प्रेम सर आपको क्लियर करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको इमेज से क्लियर हो रहा है कि स्वयं प्रभा क्या है, स्वयं प्रभा जो है वो एक प्रकार का एक डीटीएच चैनल है। डीटीएच मतलब डायरेक्ट टू होम। डायरेक्ट टू होम का मतलब ये होता है कि आपको किसी भी प्रकार का कोई अलग से पेमेंट नहीं करना है। अगर आप इसको कर रहे हो तो यहाँ पर क्या है कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट पे, चाहे आपका साइंस हो, आर्ट हो, आपको लगभग 32 प्रकार के चैनल अवेलेबल है जिनके थ्रू आप इजीली लर्न कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज ए वर्चुअल क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन सा वर्चुअल क्लासरूम होगा? पहला आपके सामने ऑप्शन है एन ओपन क्लासरूम, एक खुला क्लासरूम, एक ई लर्निंग क्लासरूम, एक ऑनलाइन क्लासरूम, या फिर आपका फोर्थ ऑप्शन है लर्निंग बाय ब्राउजिंग द इंटरनेट। इसका मतलब है आप लर्न कर रहे हो नेट को ब्राउज करते करते। तो जल्दी से बताइए आपका क्या आंसर होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बस ये बताओ कि जो जूम पे क्लासेस होती है, ठीक है, ये क्या वर्चुअल क्लासरूम है? तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब भी आपके पास नीमी से कोई मैसेज आता है ना, कोई भी नीमी का कोई मैसेज भेजता है जूम क्लासेस के लिए, तो वहां पे आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, वहां पे लिखा रहता है आपका वर्चुअल क्लासरूम। क्या होता है वर्चुअल क्लासरूम, लिखा रहता है उसके नीचे। यानी क्या मतलब है, वो आपका ऑनलाइन क्लासरूम के बारे में बात हो रहा है। किसके बारे में बात हो रहा है? आपके ऑनलाइन क्लासरूम के बारे में बात हो रहा है। हम उसको किस नाम से जानते हैं? हम उसको वर्चुअल क्लासरूम के बारे में जानते हैं। तो शायद आपको चीजें क्लियर हो गई। जिसने जवाब दिया है इसका ऑनलाइन क्लासरूम, उसका बिल्कुल सही है। हम ऑनलाइन क्लासरूम को हम वर्चुअल क्लासरूम के नाम से जानते हैं। शायद आपको यहाँ पर चीजें क्लियर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग डिलीवरी अलाउ टू वे कम्युनिकेशन एंड लर्निंग। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा मेथड होता है जो आपको टू वे कम्युनिकेशन करने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि टू वे कम्युनिकेशन उसमें होता है और अच्छी लर्निंग होती है। पहला ऑप्शन है आपका लेक्चर, दूसरा आपका है डिस्कशन, तीसरा आपका ऑप्शन है ई लर्निंग, और फोर्थ आपका ऑप्शन है बिजनेस गेम। तो जल्दी से बताइए आपका क्या आंसर होगा।
तो आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताओ, आप डिस्कशन कर रहे हो तो क्या आप डिस्कशन क्या आप सिंगल कर लोगे, या इसका लिए टू वे कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है? क्या होगा इसका, आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो। इसका क्या होगा, क्या इसका ए होगा, क्या इसका बी होगा, क्या इसका सी होगा, या फिर इसका होगा डी? आपको तो कमेंट सेक्शन में जवाब दोगे। तो जिसने भी जवाब दिया है डिस्कशन, ये आपका क्या होता है, टू वे होता है, आप इसमें सिंगल नहीं कर सकते हो। ये हमारा डिस्कशन हो गया, किसमें आता है, जब मैं आपको डेल कनेक्ट पढ़ा रहा था ना आपको, तो डिस्कशन आपको कहाँ पे आया था, सेकंड लेवल में, जब आप 70% सीखते हो, आप वहां पे बोलते भी हो और लिखते भी हो, लिखते भी हो, तो वहां पे 70% आप एक तरह से सीख रहे थे डिस्कशन में। किसमें सीख रहे थे, 70%। तो शायद आपको चीजें क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन आपके सामने है एक्सपेंड पीपीई, इसका मतलब है पीपीई को फुल फॉर्म बताइए। तो पहला आपके सामने है प्राइमरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, दूसरा ऑप्शन है प्रोटेक्टिव पर्सनल इक्विपमेंट, थर्ड ऑप्शन है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, और फोर्थ ऑप्शन है आपका पर्सनल प्रिवेंटिव इक्विपमेंट। तो जल्दी से बताइए, आपने इसका काफी नाम सुना होगा और मुझे लगता है कि आप में से 99% लोग सही आंसर देंगे। तो जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो मैं यहाँ कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ, मैक्सिमम बच्चों को जो कमेंट बिल्कुल सही आ रहे हैं, यानी कि आपको क्लियर है ये पेपर, मुझे लग रहा है कि डन है बिल्कुल आपके आने का। ठीक है, ये बिल्कुल डन है। आप एक तरह से दिमाग में सेट कर लो कि पेपर में आना ही आना है आपका पीपीई। यानी आप क्या चाहते हो, आप किसी मशीन पे काम कर रहे हो, चाहे कहीं भी काम करो, तो आप सबसे पहले किसका प्रोडक्शन करोगे, मशीन का करोगे, किसका करोगे? आप अपना खुद का करोगे, मशीन का करोगे? भाई जब तुम खूब एक तरह से डेवलप रहोगे तभी तो किसी और को डेवलप करोगे। मैं अगर डेवलप नहीं रहूंगा तो मैं आपको क्या सिखाऊंगा यार, जब मुझे खुद नहीं पता रहेगा। तो आपका पीपी आपका यहीं से पता चल जाएगा। आप किस पे फोकस करते हो, आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आप अपने पर्सनल सेफ्टी के बारे में पहले सोच लोगे, उसके बाद आप मशीन के बारे में, किसी के बारे में सीखोगे। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर कौन सा, बी या सी? तो जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर सी, उसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा डीएलपी, डीएलपी मतलब डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, इज इफेक्टिव ड्यू टू मोर इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। इसका मतलब है निम्नलिखित में से कौन सा डीएलपी प्रोग्राम काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि उसमें इंटरेक्शन ज्यादा होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। तो जल्दी से बताइए आपका क्या आंसर होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। जैसे देखो, आप और हम जो कम्युनिकेशन हो रहा है, या फिर जूम पे हो रहा है, या फिर आप क्लासरूम में हो, क्लासरूम में आप लाइव पढ़ रहे हो, तो वहां पे क्या टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या होता है, एक तरह से जो कम्युनिकेशन होता है बहुत बेस्ट होता है, बिल्कुल बढ़िया होता है। तो आपका ये जो कम्युनिकेशन है, आपकी कौन सी टेक्नोलॉजी है? क्या आपकी हाइब्रिड है, क्या सिंक्रोनस है, क्या एसिंक्रोनस है? ठीक है, तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसमें आपके टीचर और स्टूडेंट के बीच में बेस्ट कम्युनिकेशन होता है, इंटरेक्शन बहुत अच्छे से होता है? तो जिसने भी इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दिया है, कौन सा ऑप्शन नंबर ए या बी या सी? तो जिसने भी इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दिया है ऑप्शन नंबर कौन सा, जल्दी 10 सेकंड का टाइम है अभी आपके पास, गलत नहीं होना चाहिए। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंक्रोनस टाइप डिस्टेंस लर्निंग, ये बिल्कुल सही है। हाइब्रिड में क्या होता है, हाइब्रिड में आपका सिंक्रोनस एसिंक्रोनस दोनों का मिक्सर होता है। एसिंक्रोनस में जो कम्युनिकेशन उनका बेटर नहीं हो पाता है, जैसे मैंने आपको यूट्यूब पे पढ़ा के वीडियो अपलोड कर दूं, आप मेरे से वहां पे कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे, लाइव कम्युनिकेशन आप मेरे से नहीं कर पाओगे, तो आपका हो गया एसिंक्रोनस। शायद आपको चीजें वहां पे क्लियर हो गए होगे। थोड़ा सा आपको मैं एक लाइन यहाँ पे बता देता हूँ, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। प्रेमचंद, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है सिंक्रोनस टाइप डीएलपी। सिंक्रोनस का मतलब होता है कि अगर आपको फीडबैक साथ के साथ मिल रहा है तो उसे आप बोलते हो सिंक्रोनस टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। अगर आप सिटिंग इन ए क्लासरूम, अगर आप क्लासरूम के अंदर बैठे हैं तो आप टीचर के साथ लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो ये जो एक प्रकार है ये आपका सिंक्रोनस टाइप। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिटिंग इन ए क्लासरूम। यहाँ पे जो हम क्लासरूम की बात कर रहे हैं ये एक प्रकार से वर्चुअल क्लासरूम की बात कर रहे हैं। वर्चुअल क्लासरूम मतलब जैसे जूम है, तो जूम पे आपका टीचर भी ऑनलाइन है, आप भी ऑनलाइन हो, तो वहां पे आप उससे लाइव इंटरेक्शन कर सकते हो, आप वहां पे उसके एक्सप्रेशन पढ़ सकते हो, आपके अगर कोई क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हो। तो सिटिंग इन ए क्लासरूम का मतलब है आप एक वर्चुअल क्लासरूम में बैठे हो जिसमें टीचर आपके सामने है, ठीक है, और आप भी उनको देख पा रहे हो, ठीक है, या फिर अपना फीडबैक दे पा रहे हो, तो वो होता है आपका सिटिंग इन ए क्लासरूम। दूसरा आपका होता है चैटिंग ऑनलाइन। चैटिंग ऑनलाइन का मतलब होता है कि आप चैटिंग कर रहे हो किसी के साथ ऑनलाइन, तब आप देख सकते हो कि हाँ सामने वाला जो पर्सन है क्या वो ऑनलाइन है, तो आपको पता चलेगा कि हाँ क्या स्थिति है हमारी फीडबैक की। और थर्ड है आपका टेली कॉन्फ्रेंसिंग। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर वीडियो होता है और ऑडियो होता है, और उसमें आप अपने सामने जो टीचर बैठा है उसको आप देख सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो फीडबैक आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है। और लास्ट आपका टेली कॉन्फ्रेंसिंग, एक तरह से वीडियो कॉलिंग पे एक तरह से बात करके आप कर लेते हो। यानी कि यहाँ पे देखो,
एट द सेम टाइम। अब जब दोनों एक सेम टाइम पे होने चाहिए और लाइव कम्युनिकेशन होना चाहिए उनके बीच में, तो आपका ये होता है सिंक्रोनस टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। तो शायद आपको चीजें क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द सेम इंफॉर्मेशन शुड रिमेन फॉर ए लॉन्ग पीरियड इन माइंड इज कॉल्ड। इसका मतलब है अगर इंफॉर्मेशन आप ये चाहते हो कि अपने आपके माइंड में लंबे समय तक रहे, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को आप क्या कहेंगे, उस तरीके को आप क्या कहेंगे? रिटेंशन कहेंगे, एबिलिटी कहेंगे, रिकलेक्शन कहेंगे, या फिर इमेजिनेशन कहेंगे? तो जल्दी से बताइए आपका क्या आंसर होगा। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सबसे आगे यहाँ पे क्वेश्चन आपका और बनता है कि जो आपका रिमेम्बरिंग होते हैं इसके कितने आपके स्टेप होते हैं। तो आपके 4 होते हैं। पहला होता है आपका रजिस्ट्रेशन, दूसरा होता है आपका रजिस्ट्रेशन रिटेंशन, तीसरा होता है आपका रिकॉग्निशन, और चौथा आपका रिकलेक्शन या फिर बोलते हैं रिकॉल बोलते हैं। अगर आपको चारों डेफिनेशन आपको पता है ना, तो ये आपको जो भी आपके सामने आप अच्छे से जानकारी दे सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन में क्या करते हैं, आप अपने नर्वस सिस्टम के माध्यम से किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में अपने माइंड में स्टोर करते हो। ये हम काम किस में करते हैं, हम रजिस्ट्रेशन में करते हैं। अब हमारा दूसरे नंबर पर रिटेंशन। रिटेंशन मतलब उसको बनाए रखना। अब आपने चीजों कंटेंट को याद तो कर लिया, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपने कंटेंट तो याद कर लिया, पर आपको क्या पता आप याद रहे, कल भूल जाओ, कल याद रहे, परसों भूल जाओ। आप चाहते हो आपको याद रहे, बनाए रखना चाहते हो, तो हम इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिटेंशन। अब रिटेंशन बनाए रखने के लिए हम फ्रीक्वेंसी का नियम यूज करते हैं, हम एक्सरसाइज का नियम यूज करते हैं, हम रिसेंसी का नियम यूज करते हैं। जिससे फ्रीक्वेंसी का नियम यूज करते हैं यानी कि एक्सरसाइज का नियम यूज करते हैं, यानी चीजों को हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं। जब बार बार हम प्रैक्टिस करते हैं तो आपको लंबे टाइम तक याद रहता है। तो रिटेंशन को बनाए रखने के लिए हम कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल यूज करते हैं। तो मैंने आपको प्रिंसिपल बता दिया कि रिटेंशन को बनाए रखने के लिए हम कौन कौन सा पीरियड यूज करते हैं। अब तीसरा रिकॉग्निशन। आपने बहुत से याद कर लिया, अब चाहोगे ना कि जो आपका रिक्वायरमेंट है उसको एक तरह से प्रोड्यूस करना, तो आपको जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने माइंड में स्कैनिंग करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन बोलते हैं, यानी कि पहचान करना। और लास्ट होता है आपका रिकॉल, यानी कि जो आपका मैसेज हम स्कैन किया था उसको प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को हम उसको बोलते हैं रिकलेक्शन या फिर होते हैं रिकॉल। तो शायद आपको चीजें क्लियर हो गई। क्वेश्चन आपके ये पूछ रहा है कि सेम इन्फॉर्मेशन शुड बी रिमेन द लॉन्ग पीरियड इन द माइंड इज कॉल्ड, यानी आपने मैसेज को अपने माइंड में स्टोर कर लिया, ठीक है। अब आप चाहते हैं उस मैसेज को अपने अपने माइंड में एक लंबे टाइम तक, लॉन्ग पीरियड तक बनाए रखना चाहते हो, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिटेंशन, ठीक है। तो जिसने इसका जवाब दिया कमेंट में ऑप्शन नंबर ए उसका बिल्कुल सही है। रिटेंशन को बनाए रखने के लिए आप कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हो, आप फ्रीक्वेंसी का यूज करते हो, आप एक्सरसाइज का यूज करते हो, आप रिसेंसी का यूज करते हो। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द पर्सन हु कम्स फॉर द काउंसलिंग इज रेफर्ड टू एज। इसका मतलब है जो व्यक्ति काउंसलिंग के लिए काउंसलर के पास जाता है। इसका मतलब है जो, अगर आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हो तो जो पर्सन जा रहा है काउंसलर के पास, उसको क्या कहा जाएगा? मेंटर कहा जाएगा, काउंसलर कहा जाएगा, काउंसली कहा जाएगा, या फिर मेंटी कहा जाएगा? मेरे ख्याल से आपका 100% सही आंसर होना चाहिए। ये कई बार बताया जा चुका है, तो जल्दी से आंसर दें, उसके बाद आपको एक बढ़िया सी शायरी मिलेगी, पोएट्री बढ़िया वाली। ये आपको बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखो आपको तो पहले पता होना चाहिए काउंसलिंग जो शब्द है आपको दो चीज से मिलकर बना है। किससे? एक होता है आपका काउंसलर, दूसरा होता है आपका काउंसलिंग। काउंसलर वो होता है जो आपकी काउंसलिंग करता है, और जो काउंसलिंग कराने के लिए जाता है उस बंदे का जल्दी नाम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर कौन सा सी, उसका बिल्कुल से काउंसलर। काउंसलर क्या करता है, आपकी काउंसलिंग करता है और काउंसलर कराने के लिए जाता है। इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, जो मीडियम बनता है, जो चीज बनता है, हम उसको काउंसलिंग कहते हैं। तो शायद आपको चीजें क्लियर हो गई। काउंसलिंग हमारे दो शब्द से मिल गया है, काउंसलर। काउंसलर जो आपकी काउंसलिंग करता है, काउंसलर जो काउंसलिंग कराने के लिए जाता है। अगर हम मेंटरिंग के बारे में बात करें तो मेंटरिंग भी हमारा दो शब्द से मिलकर बना है। एक होता है हमारा मेंटर, दूसरा होता है मेंटरिंग। मेंटर कौन होता है? गुरु होता है। मेंटरिंग कौन होता है? शिष्य होता है। मेंटर क्या होता है? मेंटर के पास बहुत नॉलेज है, स्किल है, विजडम है, उसके पास बहुत सा एक्सपीरियंस है, और मेंटी के पास भी है, पर वो चाहता है उसको डेवलप करना। तो मेंटर क्या करते हैं, अपनी नॉलेज को, अपने विस्टम को, अपने स्किल को किसको क्या करता है, अपने मेंटी को शेयरिंग करता है। क्या करता है? शेयरिंग करता है। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसके साथ ही प्रेम सर आपको बहुत अच्छी से पोएट्री या फिर शायरी वगैरह सुना सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन द मार्केटिंग मिक्स द फिफ्थ पी इज। आपको सबसे पहले जो चीज, पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है प्रमोशन, ठीक है। पी का मतलब होता है प्रमोशन के अंदर चार, शुरू में हमारे पास चार चीजें थी, उसके बाद फिर उसमें एक दो चीज और आई, तीन चीजें और आई जिसको हमने अलग नाम दिया, और फिर एक लास्ट में चीज हुई ऐड हुई जिसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी।
तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि पांचवी चीज क्या थी। ठीक है, अगर आप सीरियल में लगाएं तो पांचवी चीज क्या थी? क्या प्रोडक्ट था, पीपल था, प्रमोशन था, या फिर प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी थी? देखो ये खुद सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। होता क्या है, आप चीजों को पढ़ लेते हो, आपने 4 भी पढ़ा, आपने 5 भी पढ़ा, 6 भी पढ़ा, 7 भी पढ़ा, 8 भी पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा आपने, पर आपने कभी कभी सीक्वेंस पे फोकस नहीं करते हो आप, और पेपर में आपसे यही पूछ लेता है, आप 4 भी तो पता होता है आपको, 7 भी पता होता है, पर इसका सिस्टमेटिक सीक्वेंस क्या होता है, आप सीक्वेंस में अरेंज नहीं करते हो, जिसके वजह से अगर 5 भी पूछ लिया जाए आपसे, 6 भी पूछ लिया जाए, तो आप कहीं ना कहीं गलती कर देते हो। आज से अगर 3 पी भी बारे में पूछ लिए तो आप गलती कर देते हो। क्यों? आपने चीजों को सीक्वेंस में याद नहीं किया भाई। जब आपको सीक्वेंस में आपने याद नहीं किया तो आप चीजों को कैसे बताओगे? तो इसका भी जो भी जवाब दे रहे हैं ना अलग अलग, ये उनका बिल्कुल गलत है। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी यानी पीपल, उसका बिल्कुल सही है। अब आप सोच रहे हो भाई ये कैसे सही है, ये तो आप मान ही नहीं सकते, पीपल कैसे आएगा? तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा आपको एडिशनल नॉलेज देते हैं, यहाँ से आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 4P क्या होता है, 7P क्या होता है। तो जो हमारा मार्केटिंग मिक्स है, तो सबसे पहले जो बेसिक आया था ना, हर चीज का एक बेसिक होता है। आप कोई भी काम करते हो तो एक हर किसी का बेसिक होता है। तो जो बेसिक होता है हम उसको 4P के नाम से जानते हैं। जो मार्केटिंग मिक्स बनाता है बेसिक बिल्कुल, उसको हम 4P के नाम से जानते हैं। हम उसको किस नाम से जानते हैं? हम उसको ट्रेडिशनल मार्केटिंग मिक्स के नाम से जानते हैं। अब उसमें हमने क्या किया, 3P हमने और ऐड कर लिया, यानी 7P, यानी हमने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड कर बढ़ा दिया। तो जो हमारा 7P है भाई, हम इसको एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स के नाम से जानते हैं। तो पहला पी आपका क्या है, बिल्कुल आपका सीक्वेंस में आपको याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो जिसने नहीं लिया, ठीक है। तो पहला पी आपका प्रोडक्ट होता है, दूसरा आपका प्राइस होता है, तीसरा आपका प्रमोशन होता है, चौथा आपका प्लेस होता है। ये आपके बेसिक पी है, आपके 4P वाले। अब 7P में हमने 3P ऐड कर लिया, तो हमारा 5P क्या है, पीपल है। अभी हमारा क्वेश्चन ये था, पांचवा पी हमारा पीपल हो गया, छठवा हमारा प्रोसेस, और सातवां हमारा फिजिकल एविडेंस। थोड़ा सा आपको चीजें यहाँ पे और क्लियर कर देता हूँ आपको। 5P में देखो क्या है, ये पांचवा पी आपका पीपल है। पहला आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट, दूसरा आपका क्या हो गया, प्राइस, तीसरा हो गया आपका प्रमोशन, तीसरा हो गया आपका, चौथा हो गया आपका प्लेस, अब पांचवा आपका पीपल। ये आपका ये चीज आपका पांचवा पी, पहला प्रोडक्ट, दूसरा आपका प्राइस, तीसरा आपका प्रमोशन, चौथा आपका प्लेस, पांचवे पीपल। तो शायद आपको चीजें क्लियर होगी, 5P मार्केटिंग मिक्स के नाम से भी जानते हैं। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। तो आज के लिए इतना रखते हैं। प्रेम सर आपको एक एक उड़ान भरने वाली एक शायरी चाहे मैच पोएट्री सिखाएंगे, जिससे आप एक तरह से उड़ान भरोगे और एक बुलंदियों पे आप जाओगे। कौन कौन चाहता है उड़ान भरना, मुझे ये बताओ। जो जो चाहता है उड़ान भरना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैसेज कर सकते हो। प्रेम सर, तो उम्मीद है आपको आज का सेशन काफी जबरदस्त लगा होगा। और जाते जाते एक मोटिवेशनल पोएट्री आप सबके लिए, जो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगी। दिलों में तुम अपने बेताबियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। दिलों में तुम अपने बेताबियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो। तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो, खोले अपनी बाहें। हर एक लम्हे से तुम मिलो, खोले अपनी बाहें। हर एक पल एक नया समा, देखे ये निगाहें। हर एक पल एक नया समा, देखें ये निगाहें। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। दिलों में तुम अपने बेताबियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। दिलों में तुम अपने बेताबियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। थैंक यू सो मच। तो आप अपने राय भी सकते हो। शायरी देखो बहुत बढ़िया प्रेम सर ने बताया आपको, ठीक है, बहुत ज्यादा आपको मोटिवेट किया जाता है। अगर आपने कोई भी राय देना चाहते हो कि सर आप ये चीज करके और अपने क्लास में एक बढ़िया चीज ला सकते हो, तो आप अपना सजेशन हमें दे सकते हो। पर्सनल मैसेज नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो, ग्रुप में भी कर सकते हो, जैसा भी आप अपना फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। और जो लोग आज नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिसने लाइक नहीं किया अभी तक वो जाकर लाइक कर दे वहां पर, ठीक है। और आप कुछ बातें और बताते हो, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है ग्रुप वगैरह में, तो आप कोई दिक्कत नहीं यार, आप सीखने के लिए आए हो। मैंने अभी पहला हमारा क्या सिलसिला, आप कहाँ से आए हो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, पर आप यहाँ पे आए हो तो कुछ बन के जाओ। मैं आपको एक उड़ान भरने के लिए उड़ान भरना चाहूंगा कि हर कोई यहाँ से जब भी जाए जीपी क्लासेस, तो आप एक उड़ान भर के जाओ। ये आप अपनी अलग यहाँ से इमेज बना के जाओ, पहचान बना के जाओ, कि जब भी आप एनएसटीआई में जाओ यहाँ से लेने के बाद, तो आप पीओटी के बिल्कुल एक तरह से मास्टर बन जाओ। क्या मास्टर बन जाओ। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। आपका कोई भी सेशन में डाउट है, हम कुछ दिनों में 2-4 दिन चाहे एक दिन में हम दोबारा प्रैक्टिस तैयार करेंगे, ठीक है। आप प्रैक्टिस हम शुरू से स्टार्टिंग करेंगे, जिसका भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है आपको क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।